देखते हैं आप इस फैसले की टाइमिंग को जब पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी जो है तादाद में लोग सड़कों पर बाहर निकल रहे हैं, फ़लस्तीन के लिए इज़हार यकजहती कर रहे हैं और ज़ाहिर-सी बात है उनसे जो रिश्ता है, उसका भी वहाँ पर हवाला दिया जा रहा है कि वो रिश्ता जो है सीधा-सीधा मज़हब का रिश्ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह का रिश्ता है। उसी रिश्ते को मानने वाले अफ़गान मुहाजिरीन भी हैं। उनको पाकिस्तान अपने मुल्क से निकाल रहा है, फ़लस्तीनियों के लिए इज़हार यकजहती कर रहा है। कैसी टाइमिंग है इस फैसले की? तकरीबन 3 महीने पहले कहा था कि यूक्रेन का महाज ठंडा हो रहा है और वो जो अमेरिका की पूरी प्लानिंग थी, जो कंटेनमेंट ऑफ चाइना का जो प्रोग्राम देखे ना पेंटागन का 2019 का, तो उसमें अचानक रूस भी बीच में शामिल हो गया। हालांकि रूस का कोई ताल्लुक नहीं था और रूस के बारे में उन्होंने एक फिक्रा लिखा था कि इट्स अ रीजुविनेटेड मलाइन एक्टर। ठीक एक कैंसर है को जो नया उभर रहा है, इसको हमने रोकना है और ये चाइना की मदद कर सकता है। लेकिन यूक्रेन में जाहिर बात है 5,000 स्टिंगर मिसाइल दे के पूरे यूरोप को साथ मिला के वो नताज नहीं हासिल हो सके जो कि अफगानिस्तान में 1980 के बाद से हासिल हुए थे, क्योंकि एक जाहिर बात है जहाद और उसके साथ रिलीजियस फर्वर वो सारा कुछ मौजूद था, इसलिए वो ठंडा हो गया। फिर यूरोप की अपनी जो जितनी अकवाम थी उन्होंने कहा हम ये जंग नहीं लड़ सकते, 1 साल बहुत हो गया, सर्दियों से पहले हमने ये जंग खत्म करनी है, क्योंकि हम मजीद ना गैस खरीद सकते हैं और ना मजीद तेल खरीद सकते हैं। तो अब कोई और जगह तो अमेरिका को चाहिए थी और अमेरिका बहुत अरसे से ये कोशिश कर रहा था कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान खुमैनी और सद्दाम की तरह की एक जंग छिड़ जाए। और वो जंग जो है उदार बात है, खुमैनी और सद्दाम के दोनों ईरान और इराक दोनों जो थे ये भी सदियों से इकट्ठे थे। वो जो नेशन स्टेट्स जब बनी है, जब इंसानों को तकसीम किया गया है 1920 के अंदर, जब परचम आया है, हर एक का जो कौमी परचम होता है, पासपोर्ट का डिजाइन आया है बाकी चीजें आई हैं तो केक की तरह रख के दुनिया को काट दिया गया था। तो वो एक फ्रिफ्ट और सारा कुछ बिल्टअप यहाँ भी पाकिस्तान के अंदर भी वो चाहते हैं कि इस तरह। आप देखें कि अगस्त 2022 तक पाकिस्तान का जो वफद था अफगानिस्तान में मौजूद था और टीटीपी वगैरह में नेगोशिएशंस कर रहा था और वो नेगोशिएशन के अंदर आपको याद होगा ये तय था कि अफगानिस्तान गवर्नमेंट भी मदद करेगी, ये भी करेंगे और इस मामले को सेटल करेंगे। लेकिन अगस्त 2022 के अंदर एक बहुत बड़ा वाकया होता है और वाकया ये होता है कि एक अमेरिकन ड्रोन जो है वो एमन जवाहिरी पे गिरता है और एमन जवाहिरी का क्लेम, जिससे वो सारे का सारा जो जो फिजा होती है वो सेबोटाज कर ली जाती है। ये पाकिस्तान में पहली दफा नहीं हुआ। पाकिस्तान में जब पहली दफा आके 9/11 शुरू हुआ है तो जो शुमाली इलाका जाते हैं, जो जो जो, जो कबायली इलाका जाते हैं, उनके अंदर सबसे पहले एक नेक मोहम्मद जो था वो उभरा था, आपको शायद याद होगा। और पाकिस्तान के कोर कमांडर ने जब उसके साथ जाके गले मिले, हार पहनाया, तो उसके अगले दिन ही तो 2 एक दिन के बाद 2 अटैक हुए थे। एक हुआ ये था कि नेक मोहम्मद को ड्रोन में मार दिया गया था और डामाडोला का अटैक हुआ था। फिर दोबारा इन्होंने कोशिशें की, फिर सब कुछ किया, फिर बैतुल्लाह महसूद के साथ इनकी गुफ्तगू शुरू हुई। उसको अमन का सिपाही कहा गया और ये तय हुआ कि जितने भी लोग होंगे वो रजिस्टर कराएंगे और हमारी विजिलेंस के अंदर रहेंगे, खाओ अरब हो कोई हो, लेकिन बैतुल्लाह महसूद को भी मार दिया गया। यही वाली कैफियत है इसकी हुई। अब देखिए मेरी बात सुने, आप और मैं जिस सरजमीन के रहने वाले हैं उसको एक लेगेसी मिली है और वो लेगेसी पता है क्या है? वो है बरतानवी लेगेसी, जिसके अपने दुश्मन थे और उन्हीं को उन्होंने हमारा दुश्मन रखा। इंडिया के साथ तो उसका कोई बॉर्डर ऐसा था ही नहीं। ऊपर चाइना था, इधर बर्मा था, इधर सिलोन था, ये था। पाकिस्तान के साथ उसको एक बॉर्डर मिलता था जो एंटी रशिया कहते थे, ड्यूरन लाइन जिसको कहते हैं, जहां उन्होंने 3 जंगें लड़ी थी और उसमें उन्होंने बदतरीन शिकस्त खाई थी। अब मसला जरा ये है कि पाकिस्तान जो है वो समझता है कि वो उस लेगेसी का हिस्सा है और उसी को प्रोटेक्ट करता है। ठीक वो लाइन जो है, उस लाइन वो लाइन वाली इसलिए सेंसिटिव है, अंग्रेज खींच के गया था, मैंने तो नहीं खींची थी, बिल्कुल। ना मुसलमानों ने खींची थी। अब उस लाइन के ऊपर हमेशा से थोड़ा बहुत साथ इसलिए रहा कि आप देखें इंडिया के किसी भी बॉर्डर के ऊपर पक्के मोर्चे नहीं बने, यहां बने। आप पूरे के पूरे राइट तोरखम से लेके ऊपर तक आप चले जाएं, रबात तक चले जाएं, आपको पक्के पुख्ता मोर्चे मिलेंगे। और उसके साथ साथ जो है वो सारा बेल्टअप था और वो मोंटगोमरी का जो पहला दर्स था, नेवर फेस टूवर्ड द वेस्ट, वो वाली सूरत को शिकस्त खा के आया था कोयटा के स्टाफ कॉलेज का कलेक्शन। वो समझते हैं कि ये हमें जो तकसीम की गई थी इसको अंग्रेज ने भी बहुत रिलैक्स रखा हुआ था।
क्योंकि कुआं इस तरफ था तो पानी पीने वाले दूसरी तरफ थे। एस्प्रो की गोली उधर मिलती थी तो इस्तेमाल करने वाले यहां थे। कबीले का हेड उस तरफ था तो कबीला वाला इधर रहता था। बकरियां उधर चरने जाती थी और मंडी यहां होती थी बकरियां बिकने की। 6 महीने के लिए अफगान यहां आते थे, सर्दियों के जमाने के अंदर अपना रिस्क कमाते थे, वापस चले जाते थे। ये लोग वहां जाते थे, वहां से जाके अपने सामान वामान खरीदते थे, ड्राई फ्रूट खरीदा। और आपको याद होगा कलकत्ता के बाजारों में जाके बेचते थे सारे के सारे कंधार के अनार और उसके बाद चिलगोजे और सारा कुछ। ये एक नेचुरल अरेंजमेंट थी और ये 1980 तक रही। और 80 के बाद जब कहा गया अमेरिका ने, अव्वल तो खैर रूस खुद आ गया। और रूस से पहले आपको याद होगा कि गुलबदीन हिकमतयार और उस्ताद बुरहानुद्दीन रब्बानी दाऊद के जमाने में यहाँ आ गए थे। ऐसा और चूंकि ज़ाहिर शाह की हुकूमत खत्म कर दी गई थी तो एक बात है, अफगानिस्तान एक फ्री एरिया बन गया था जहां कुछ भी किया जा सकता है। तो उस पर फिर मैनिपुलेटर्स आए और फिर ये सारे का सारा मामला शुरू हुआ। और फिर वहां पर हमने वहां बंदे भेजने, उस वक्त तो बॉर्डर याद नहीं है, यहाँ में ड्यूरेंट लाइन याद आई। उस वक्त हम कह रहे थे हमसे यहाँ से जहाद के लोग भेज रहे हैं आपको। मैं असिस्टेंट कमिश्नर उस जमाने में उस इलाके में था। होता यह था कि वहां से लोग आते थे तो हम उनको सबसे पहले फॉरेनर्स एक्ट में चालान करते थे। अब देखिए, दो तरह के लोग होते हैं, एक होता है इलीगल इमिग्रेंट और एक होता है रिफ्यूजी। दोनों में बहुत फर्क है। इलीगल इमिग्रेंट जो है उसका मतलब ये होता है कि उसको वापस भेजा जाए, एक ट्रायल करके डिपोर्ट किया जाए। हम उससे कहते हैं देखो बात सुनो, कानून हम तुम्हें डिपोर्ट कर सकते हैं लेकिन तुम ऐसा करो, किसी एक तंजीम से जाके तुम तस्करा यानी कार्ड ले आओ। वो हिकमत यार के पास जाता था, वो रबानी के पास जाता था, वह अहमद शाह मसूद के पास जाता था, वो एक तस्करा, हम उसको रिफ्यूजी स्टेटस देते थे। और यूएनएचसीआर का हेड जो था वहां बैठा हुआ था, वो उस कार्ड के ऊपर उसको महीने का वजीफा दे देता था। फिर पैसे मिलने शुरू हुए, फिर कौन कौन है जिसने उनसे कमाया। लेकिन एक और बात, ये लोग जो थे ये जब यहां पर आए तो ये हमारे ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहे। मैं बड़ी तल्ख हकीकत बयान कर रहा हूं कि इन्होंने बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक कम से कम बॉर्डरिंग एरिया के अंदर बलूचिस्तान और केपी के जो सूबा सरहद कराता था उसके अंदर डेवलपमेंट के अंदर शायद 60% से भी ज्यादा शेयर है इनका। कराची से लेके कोयटा तक भैरन इलाका होता था, 2 जगह पानी मिलता था, एक डॉक्टर चाप और एक यली। इन दोनों जगह में जो बाग लगे हैं, जो प्याज के खेत उगे हैं, ये सारे के सारे अफगान महाजरीन की मेहनत का नतीजा है। मैं चाली में रहा हूं, वहां दालबंदीन में एक बहुत रेगिस्तान किस्म का इलाका है और सखी दोस्त जान अब तो फौत हो गए, उस वक्त एमपीए होते थे वहां के, उनकी बहुत बड़ी जमीनें थी जो कि बेकार पड़ी हुई थी। ये इन्होंने बकायदा हाथ से कुएं खोद के, वो जो कहता था कि 1990 में ये लोग मुझे 25 लाख रुपए साल का देते थे, जो कि वहां पर गुमान नहीं किया जा सकता कितने पैसे वहां कमाए जा सकते हैं। इन्होंने पॉलिश किए, इन्होंने, अब देखें उज़्बक के बारे में मुहावरा मशहूर हो गया था कि इतने मेहनती हैं कि अल्लाह ने गधा क्यों पैदा किया। यानी सीवरेज की सफाई करनी है, बाकी चीजें करनी है, कोई और काम जितना भी था ये लोग करते थे एंड दे बिकेम पार्ट ऑफ द सोसाइटी। कोई शक नहीं। हमें हमारे लाडले थे, बहुत ज्यादा लाडले थे। तो इसलिए कि लाडले इसलिए थे कि अफगानिस्तान में जहाद हो रहा था और उस जहाद के ऊपर कौन है जिसने पाकिस्तान में उससे पैसा नहीं कमाया। मेरे दोस्त हैं, मेरे तलक वाले हैं, तमाम उलमा जो थे वो साइकिलों से पजारों पे आ गए, बल्कि लैंड क्रूजर्स पे आ गए, क्योंकि उदार बात है, वो सपोर्ट करते थे। इसके साथ साथ पुलिस वाले, हमारे साथ एक वकील होते थे, फौत हो गए, हिंदू वकील थे, उनका नाम था विशेश्वर नाथ कोहली। तो वो कहते थे कि मैं बड़ा आम सा सादा सा वकील था, लेकिन वो बेचारे चूंकि अफगान माजर आते थे तो ये सस्ता वकील था, ये उनको मिल जाता था। ठीक, अब उसने सेटलेट टाउन में 2 कनाल का घर बना लिया, तो अपनी बीवी से कहता है कि देखो भगवान की कितनी कृपा है, महाजर आ गए और मेरे घर बन गया यहाँ पर। क्यों? इसलिए कि हम उनको छोटे छोटे मुकदमात में पकड़ते थे, वो बेचारे सादा से लोग। अफगानिस्तान में कानून वैसे नाम को नहीं था। एक दफा बंदा जेल में चला गया तो अगला बादशाह बदलता था तो उसकी ताजपोशी में रिहाई का ऐलान होता था, वो बेचारे बाहर आते थे। वो समझते पाकिस्तान की जेल भी ऐसी है। लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता, फिर आप देखें कि उस जमाने में धमाके नहीं होते, जितने धमाके उस जमाने में हुए सोच नहीं सकते। खाद का नाम लिया जाता था, केजीबी का नाम लिया जाता था, ये हो गया, वो हो गया, फला हो गया। हम खुद करते थे, एक जगह से लाशें उठाते थे, दूसरी जगह वायरलेस आए थे कि वहां पर धमाका हो गया। लेकिन हम कहते नहीं, ठीक है, महाजर हमारे पास, हमारे सरों की ताज है, हम तो जंग लड़े, हम तो आखिरत का सौदा कर रहे हैं, हम उनको कर लिया। उसके बाद मुल्ला उमर की हुकूमत बन गई।
फिर उनको अमेरिका के साथ तल्लुकात किस पे खराब हुए? यूनिकॉल के ऊपर। यूनिकॉल के लाइसेंस का आप खुद सोचें कि यूनिकॉल वो एग्रीमेंट था जिस एग्रीमेंट के ऊपर अमेरिकन सफीर ने बेनजीर को कुछ कहा था कि तुम ये जो इसका है ना अपना जो टैपी गैस है इसके राइट्स ना फला कंपनी को दे दो। तो बेनजीर ने कहा था तुम कौन होते हो, तू पब्लिकली अपोलोजाइज, अमेरिकन सफीर को कहा। उसके बाद फिर बेनजीर इख्तियार में नहीं आ सकी। आप खुद सोचें कि उसके बाद बेचारी अगले जहां गई है, इख्तियार में नहीं आई अमेरिकन को ये फिक्रा बोलने के बाद। उसके ऊपर शुरू हुए। फिर आपको याद होगा बिल क्लिंटन ने रेड किया उसामा बिन लादेन के ऊपर, वो नाकाम हुआ। फिर उसके बाद हमारे भी तेवर बदले। हमने फिर जब तेवर बदले सऊदी अरब के और यूएई के, उन्होंने तालिबान से पीछे हटे। फिर 9/11 हो गया। फिर हमको सारे लोग बुरा लगना शुरू हो गया। वो क्या हम तो घुसपैठिए हैं, ये तो दहशतगर्दी करते हैं, ये तो पता नहीं क्या करते हैं। लोग थे यहाँ पर मौजूद थे। अब मुल्ला उमर के जमाने में 70% अफगान वापस चला गया था क्योंकि स्टेबिलिटी आई थी। ना माने आप आइडियोलॉजिकली इसको ना माने, लेकिन उसकी कुछ कंट्रीब्यूशन मौजूद हैं कि वो बंदे ने 0% पे पॉपी ले गया था, क्राइम रेट खत्म कर दिया था, असला लोगों से ले लिया था, लोग चले गए थे वापस। कौन अपना घर छोड़ता है? लेकिन हुआ यह कि हमने 9/11 के कहने पे आप खुद सोचे 1,75,000 फौज अपने इस बॉर्डर पे लगाई ताकि वहां जो भाग के आए हम पकड़ के अमेरिका के हवाले करें। हमने 600 के करीब हमने बंदे पकड़ के गांतनामा बे में दिए और वो जो कि 99% बेगुनाह साबित हुए। आज मतलब 20 साल के बाद कोई 18 साल कैद काटा, कोई 9 साल कैद काटा, कोई 12 साल कैद काटा। ज्यादातर बरी हो गए। कहानियां पढ़े, मोज़म्बिक की कहानी पढ़ ले, जो सबसे पहले निकला, जिसको ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने निकाला था। हमने वो किया था। दूसरी अब सबसे अहम बात जो हमने ये की और वो बहुत खौफनाक थी कि हमने लॉजिस्टिक्स पोर्ट के नाम के ऊपर यहाँ पर अमेरिका को बकायदा बेसिस दिए, 3 बेसिस दिए और वो बेसिस से वो वहां पर उन पर वो गिरते। उसके बावजूद भी अफगानिस्तान के साथ जब वो बनी हुकूमत तो तल्लुकात बहुत नॉर्मल हो गए, बहुत हद तक नॉर्मल, क्योंकि वो मुल्ला उमर समझता था कि पाकिस्तान जो है हमारी एक दीवार है, हमें उसकी वसीयत थी। लेकिन हमारे यहाँ दिमाग ये खन्नास जो है अमेरिका ने डाला। हम बड़े आराम से चल रहे थे और हमने उन लोगों, अब ये वापस उनको मैं आपको कसम उठा के कहता हूं, मैंने बॉर्डर देखा, मैंने बॉर्डर पे सर्व किया, 22 साल मैंने बॉर्डर पे सर्व। आप चमन बॉर्डर पे सर्व किया? मैं चमन में असिस्टेंट कमिश्नर रहा हूं, मैं पशीन में असिस्टेंट कमिश्नर रहा हूं, मैं कोयटा में असिस्टेंट कमिश्नर रहा हूं, मैं चागी में डिप्टी कमिश्नर रहा हूं, जिसकी सरहद जो है कम से कम 650 किलोमीटर के करीब है। रबात से लेके कोयटा तक पूरे का पूरा जो बॉर्डर है वो आप सोचें कि उसमें से 50% से भी ज्यादा सैंड ड्यून्स हैं। और सैंड ड्यून्स में करते यह है कि दरम्यान में एक पानी, बारिश का पानी इकट्ठा करते हैं। अगर स्लोप पाकिस्तान की तरफ है तो पाकिस्तानी पानी पिएगा, उससे अफगानी भी पानी पिएगा, और अफगानिस्तान की तरफ है तो अफगानी भी पानी पिएगा, पाकिस्तानी भी जाके पानी पिएगा। तो वहां तो जिंदगी ऐसे है, आपकी फेंस किसी काम की नहीं रह जाती। अगर आपको एक सैंड ड्यून तो आपकी फेंस से कई गुना होता है। आपने तो देखा होगा रेगिस्तान आपके इलाके में भी है, यहाँ भी है। तो रेगिस्तान तो नहीं मानता ना इन चीजों की। कुदरत की जो तकसीम है वो आपकी फेंस को नहीं मानती। मैं राजस्थान से आता हूँ जी, तो फेंसिंग जो है वो जब कभी भी आंधी चलती है उसके अंदर वो गायब हो जाती है बहुत बार। हाँ, ये बिल्कुल गायब हो जाती है। देखे ना, अगर फेंस से मुल्क बचने होते तो चीन पर कभी चंगेज खान कब्जा ना करता। दुनिया की सबसे बड़ा स्ट्रक्चर जो है वो दीवारें चीन है, और 3 दफा कब्जा किया और फिर उसने जाकर वहां हुकूमत भी बनाई वहां पर। तो ये हम इंसानों को जो तकसीम करके, वो सबसे बड़ी बात है कि मुसलमानों को तकसीम करके, चलो इंसान को ना मानो तो मुसलमान को तो मानो कम से कम।